नमस्कार बच्चों, हम क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे और इसका पहला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने मनुष्य के शरीर में होने वाली श्वसन क्रिया, अंतःश्वसन और निश्वसन दोनों का अध्ययन कर लिया था। आज हम इसके आगे का अध्ययन करने वाले हैं। बूझो यह जानना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने फेफड़ों के अंदर कितनी वायु भर सकता है। इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग यहाँ पर किया गया है। प्लास्टिक के चौड़े मुंह वाली एक बोतल लेकर इसके पेंदे को काटकर अलग कर दें। इसके निचले सिरे पर चित्र के अनुसार एक रबड़ या गुब्बारे से बनी हुई एक परत इसके निचले सिरे पर हम लगा देंगे। इसकी जगह हम रबर शीट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके ऊपर एक कॉर्क में एक वी आकार की नली को फंसाएंगे और इसके दोनों सिरों पर निम्न चित्र के अनुसार गुब्बारों को लगा देंगे। जैसे ही हम रबड़ की शीट को नीचे की ओर खींचते हैं, इन गुब्बारों में हवा भर जाती है और ये फूल जाते हैं। जैसे ही हम इसको अंदर की ओर धकेलते हैं, वैसे ही ये गुब्बारे सिकुड़ जाते हैं। यह प्रक्रिया श्वसन की प्रक्रिया है। इस मॉडल में जो गुब्बारे हैं वो हमारे लंग्स को यानी कि हमारे फेफड़ों को प्रदर्शित करते हैं। डायफ्राम जब नीचे की ओर जाता है तो हमारे फेफड़ों में हवा भर जाती है, जबकि जब डायफ्राम ऊपर की ओर आता है तो हमारे फेफड़ों में भरी हुई हवा पुनः निकल जाती है। इसी प्रकार की क्रियाविधि हमारे फेफड़ों में होती हैं। हम उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं, आइए इसका अध्ययन करते हैं। हम कोई पतली स्वच्छ एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें कॉर्क लगाएंगे और यदि कोई परख नली उपलब्ध ना हो तो हम एक कांच की ट्यूब भी ले सकते हैं। परख नली में हम थोड़ा सा चूने का पानी डालेंगे जो ताज़ा बना हुआ तैयार हो। इसके अंदर एक स्ट्रॉ को इस प्रकार से सीधा खड़ा रखेंगे कि यह नीचे तले को न छुए, लेकिन पानी में ज़रूर डूब जाए। अपने मुंह से हम इसमें फूंक मारेंगे। जैसे ही हम इसमें फूंक मारते हैं तो हम कुछ परिवर्तन देखते हैं। हम जानते हैं कि हम जिस वायु का अंतःश्वसन यानी कि जिस वायु को हम अंदर लेते हैं और जिस वायु को छोड़ते हैं वह गैसों का ही एक प्रकार का मिश्रण है। यहाँ पर वह चूने का पानी दूधिया हो जाता है, यानी कि उसका कलर चेंज होकर इस प्रकार का हो जाता है मानो कि वह दूध का मिश्रण हो। इससे यह पता चलता है कि हमारे मुख के द्वारा छोड़ी गई वह गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अन्य जंतुओं में श्वसन, हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षी इत्यादि की वक्ष गुहाओं में यानी कि फेफड़ों में इनकी जो गुहा है, चेस्ट कैविटी है, उनमें भी मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं, लेकिन ये अलग अलग प्रकार का श्वसन कर सकते हैं। कॉकरोच के शरीर में इसके जो पिछले भाग हैं उसमें छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। इसके पिछले भागों में छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम श्वास रंध्र कहते हैं। इनके शरीर में गैसों के आदान और प्रदान यानी कि आने और जाने के लिए वायु का पतली नलियों का एक बड़ा सा जाल होता है जो इनके पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है। इसे हम श्वास प्रणाल या वातक कहते हैं। ऑक्सीजन से भरी हुई वायु इन्हीं रंध्रों से इनकी नालों में जाती है और उनके पूरे शरीर में फैल जाती है और पूरे शरीर में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड पुनः इसी मार्ग से आकर के श्वास रंध्रों के माध्यम से बाहर चली जाती है। ये प्रणाली केवल कीटों में ही पाई जाती है। केंचुआ, हम जानते हैं केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुए नम मिट्टी में और नम भूमि में रहते हैं और यदि हम इनकी त्वचा को स्पर्श करें तो हमेशा नमी वाली आर्द्र चिकनी सी प्रतीत होती है और इसी के माध्यम से यह अपनी त्वचा के कारण गैसों का आदान प्रदान करता है। मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। वो अपने फेफड़ों के माध्यम से भी श्वसन कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ वो अपनी त्वचा का भी प्रयोग कर सकते हैं श्वसन के लिए। जल में श्वसन, हम जानते हैं कि मछली जैसे जीव जल में पाए जाते हैं और इनमें क्लोम या गिल होते हैं। इनके मुख के दाएं और बाएं दोनों ओर कुछ कट्स लगे होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्लोम या गिल। क्लोम जल में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और उनकी श्वसन में सहायता करते हैं। ये त्वचा से बाहर निकले हुए होते हैं। इस चित्र में हम इनकी क्लोम्स को इजीली देख सकते हैं।
क्लोम्स में जो रक्तवाहिनियाँ होती हैं उनकी संख्या अधिकांशतः बहुत ज़्यादा होती हैं, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है और इसी प्रकार इनके शरीर में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर त्याग देती हैं। क्या पादप भी श्वसन करते हैं? हम जानते हैं, हमने पहले भी क्लास 6 में अध्ययन किया था कि पादप वायु से ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जबकि श्वसन के रूप में पादप भी ऑक्सीजन गैस को ही ग्रहण करते हैं और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। इसीलिए प्रकृति में ऑक्सीजन के लेवल को बनाए रखने के लिए पादपों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए इनमें छिद्र होते हैं, इनकी पत्तियों में कुछ छिद्र बने होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। पादप की सभी कोशिकाओं की भांति ही जो मेन कोशिकाएं होती हैं उनमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए इनके जो जड़ें होती हैं, इनकी जड़ों के माध्यम से ये कणों के बीच में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर एक मूल का चित्र बना हुआ है। इस मूल के द्वारा मृदा के बीच में से ये जो येलो कलर के पार्ट है, पीले कलर के भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वायु के अवकाश है, यानी कि यहाँ पर वायु भरी हुई है। तो इन मूलों के माध्यम से इस वायु को पादप ग्रहण कर लेते हैं और श्वसन करते हैं। आपका ये चैप्टर अब कंप्लीट होता है। आपको इसी के क्वेश्चन आंसर अब अपनी कॉपी में कर लेने हैं। धन्यवाद।